चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद शारिक वकार अपने यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम के साथ आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिग्निफिकेंट किस्म के मौजू पे बात करने के लिए जा रहे हैं। गवर्नेंस एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें तीन हमारे बहुत बड़े इदारे शामिल हैं: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान और पिफा। ये तीनों जो हैं हमें अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करते हैं। इस पे हमारे लिए बहुत ही मोअज़्ज़िज़ गेस्ट आज मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद इकबाल गौरी साहब। इकबाल गौरी साहब डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड फाइनेंस हैं सदाकत टेक्सटाइल लिमिटेड में, और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएमएपी हैं। वेलकम गौरी साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने फिर से टाइम निकाला हमारे लिए। और आज बहुत ही Thank you very much, Sharik. Thank you very much for inviting me again, or especially on this very, very important topic. Because this topic is very close to my heart. थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल है गौरी साहब से ज्यादा इस मामले में जो जिनके पास डेप्थ नॉलेज है इस चीज के ऊपर, गौरी साहब ने बहुत आर्टिकल्स भी लिखे हैं इन चीजों के ऊपर। आपने बिजनेस रिकॉर्डर में और मुख्तलिफ जगहों पर इनके आर्टिकल्स भी देखे होंगे। इनका जो डीप इसके ऊपर एक विजन है, वेरी मच राइट पर्सन टू स्पीक ऑन सच टॉपिक। थैंक यू वेरी मच गौरी साहब। स्टार्ट करते हैं। गौरी साहब, पहले से मैं ये चाहूंगा, क्योंकि जाहिर है हमारे पास जो है वो हर लेवल की ऑडियंस मौजूद है, पहले जरा सा थोड़ा सा इन तीनों इदारों के बारे में बताएं कि इन तीनों के कोर फंक्शंस क्या हैं और हाउ दे आर डिफर टू ईच अदर। आईसीएमएपी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान एंड पिफा, ये तीनों जो हैं वो अकाउंटिंग प्रोफेशनल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो तीनों के अंदर जो बेसिक जो उनकी कोर फंक्शनैलिटी है या कोर एक्सपर्टीज है, उसमें वो ये तीनों आपस में एक दूसरे डिफर क्या करते हैं, प्लीज। देखिए शारिक साहब, मैं क्योंकि आपके व्यूअर्स में सभी तरह के व्यूअर्स हैं, प्रोफेशनल भी हैं, तो आई जस्ट वांट टू मेक इट सिंपल। तो आपको ये बता दूं कि जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, जो इसकी कोर फंक्शन है दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। और जो बेसिक जो ज्यादा इसके ऊपर जिनकी डिपेंडेंसी है वो ऑडिटिंग फंक्शन, ऑडिट फंक्शंस के ऊपर है। और इनके जो मेंबर्स हैं वो अकाउंटिंग और दूसरे डिपार्ट जो एरियाज उसके अंदर अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एज फार एज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आर कंसर्न, तो ये लोग जो हमारे इनका जो जुरिस्डिक्शन है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डील करती है आपकी बैकवर्ड और फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग जो विजन ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस प्लानिंग के हवाले से, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के हवाले से, बिजनेस इस तरीके से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो डेवलप करने हैं, वो इसको कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसको डील करती है। और जो इसके जो मेंबर्स हैं वो मुख्तलिफ डिपार्ट डेजिग्नेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जब फ्रॉम सीईओ टू फाइनेंस मैनेजर। तो इनका जो रोल है वो आप समझ लें कि वैल्यू एडिशन का है। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल है दैट इज विद रेफरेंस टू रिकॉर्ड कीपिंग एंड ऑडिटिंग। और ये जो हमारी दूसरी अकाउंटिंग बॉडी है पिफा, दैट इज वी आर आल्सो स्पॉन्सर, आईसीएम और आईकैप जो है और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इनकी स्पॉन्सरिंग बॉडीज है। तो दे आर प्रोवाइडिंग द सेकंड टीयर अकाउंटेंट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ज्यादा इनका जो फोकस है वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग के ऊपर है। इससे इनका जो आप इसका टाइटल देखें, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल पब्लिक प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। अच्छा, तो गौरी साहब, एक चीज में थोड़ा सा आपने भी ये बड़ी अच्छी वजाहत की कि पिफा जो है वो जो है वो गवर्नमेंट ऑडिटर्स को या गवर्नमेंट अकाउंटेंट्स को ज्यादा अकाउंटेंट्स की जो लॉबी है वो प्रोवाइड कर रही है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट की अकाउंटिंग है उसकी प्राइवेट सेक्टर की अकाउंटिंग से कोई फर्क है इसके अंदर, क्या समझते हैं आप? जी जी, अभी आप देखें ये जो हमारे जितनी हमारी गवर्नमेंट अकाउंटिंग है वो इप्सास के ऊपर बेस करती है। और वहाँ पे जो आईएफआरएस की इम्प्लीमेंटेशन उतनी रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, वहाँ पे हमें आईएफआरएस की कंप्लायंस करनी पड़ती है। और जो इप्सास है उसकी कंप्लायंस के हवाले से हमारे बहुत सारे अदारों ने इसके ऊपर काम किया भी हुआ है जब मैं पब्लिक सेक्टर में था। लेकिन अगरचे मैं जब पब्लिक सेक्टर में था, दैट वाज आल्सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी, तो वहाँ पे आईएफआरएस की कंप्लायंस थी। लेकिन जो उसका दूसरा विंग था जो वापडा था, वहाँ पे आईएफआरएस की कंप्लायंस रेलिवेंट नहीं थी, तो वहाँ पे इप्सास रेलिवेंट होते हैं। सही। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इस तरफ आते हैं कि ज़ाहिर है आई कैप का जो है जो फंक्शन है वो यहाँ भी काफ़ी, पाकिस्तान में भी बड़ा स्टैब्लिश नजर आता है और आप बाहर भी देखें दुनिया भर में
चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक बड़ी ऑर्गेनाइज बॉडी नजर आती है। और आप अगर वहाँ जैसे यहाँ देखें तो हमारे यहाँ तो स्टैट्यूटरी ऑडिट इनके हाथ में है, सारी कंट्रोल की तरफ जाते हैं, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो उनको अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट लाजिम कराना चाहिए। अच्छा, अब इधर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो इस वक्त कंप्लायंस के इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे मसाइल भी सामने आ रहे हैं कि जी ये प्रॉब्लम आ गई, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो प्राइवेट सेक्टर में हो, तो क्या समझते हैं कि इनके काम में कुछ मजीद बेहतरी आनी चाहिए, या साथ में जो है वो एडिशन जो है वो किसी और, यानी ये कॉस्ट अकाउंटेंट का एडिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है आपको, इनके साथ जो है वो मजीद जुड़ के काम करें? देखिए शारिक जी शारिक साहब, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में ख़ास तौर पर और पूरी दुनिया में अमूमी तौर पर जो अकाउंटेंट्स हैं, इनकी जितनी हमारी कम्युनिटी है, इनके ऊपर सोसाइटी के बहुत सीरियस रिजर्वेशन इनके ऊपर उठ रही हैं। और ख़ास तौर पर अभी देखिए ये नौकलार का जो आना था, जिसके अंदर नौकलार में उन्होंने अकाउंटेंट्स को, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को, भले से कंसल्टेंट हो, ऑडिटर हो, उनको उन्होंने अकाउंट, हमने बड़ा एनरॉन का सुनते आए हैं, फिर हमने और स्कैम सुने। अभी रिसेंटली एक जो जर्मनी के अंदर एक स्कैम आया है वायर कार्ड का, जिसके अंदर EY उनके कंसल्टेंट थे। इसके ऊपर यूरोपीय यूनियन के जो MPs हैं, जो उनके जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर हैं, उन्होंने भी हमारे ऑडिटिंग सिस्टम के ऊपर अपनी रिजर्वेशन शो की। तो इसी तरीके से वहां पे भी काफी सारी रिजर्वेशन शो की जा रही हैं। तो इसकी ना सिर्फ थोड़ी सी जरूरत नहीं है, इसकी बड़ी शदीद जरूरत है कि इनकी गवर्नेंस को बेहतर किया जाए। जितने ये हमारी प्रोफेशनल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और उनको बेहतर कर, उसकी जब तक हम गवर्नेंस को बेहतर नहीं करेंगे, हम सोसाइटी को सर्व नहीं कर सकते। क्योंकि इनके जो स्टेक होल्डर हैं, जितनी हमारी PAO हैं, उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बड़े वास्ट है। पूरी सोसाइटी उनकी स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट उनकी स्टेक होल्डर है, कंज्यूमर उनका स्टेक होल्डर है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उनकी स्टेक होल्डर है, एंटरप्रेन्योरशिप उनकी स्टेक होल्डर है। तो जब तक ये लोग इनकी अकाउंटेबिलिटी बेहतर नहीं होगी, इनकी गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी, उस वक्त तक ये अपने फंक्शंस को प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकते। सही। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, ये अक्सर मैंने पूछा भी है, पहले भी आपसे प्रोग्राम पे कुछ बात हुई थी कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है जी, और आपने भी जहाँ इंपॉर्टेंस पे भी बात की कि कॉस्ट अकाउंटेंट की इंपॉर्टेंस को हम सब समझ रहे हैं, मसाइल भी आ रहे हैं आगे चल के, कंप्लायंस के भी इश्यूज बहुत सारे सामने आए, और जो कॉस्ट अकाउंटेंट ये अच्छा हाईलाइट कर सकता है। लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट में 70 साल हो गए हैं, इंटरनल ऑडिट का तो डिपार्टमेंट है, कॉस्टिंग का डिपार्टमेंट नहीं है कोई, या वो किसी और तरीके से हो रही है। तो हमारा तो कोर फंक्शन ही यही है, तो वहां जो है उस चीज को, उस एक्सपर्टीज को यूटिलाइज नहीं किया गया, क्या वजह है? हमने खुद क्यों नहीं किया इस पे काम? अच्छा शारिक साहब, बड़ा जबरदस्त सवाल है, और इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा कि आपने, मेरा ख्याल है कि हमारी एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ी। तो ये जो मैं कहता होता हूँ कि हम सबको, जितने भी हम कंज्यूमर्स हैं, एंड कंज्यूमर्स हैं, हमें सबको रेगुलेटर को एंगेज करना चाहिए और रेगुलेटरी प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारी जो एनुअल रिपोर्ट, मेरे दौर में 2 एनुअल रिपोर्ट्स आई, और दोनों के अंदर हमने बकायदा कॉस्ट काउंटिंग का एक पार्ट था, जिसके अंदर हमने अपनी एक्टिविटी की कॉस्टिंग उसके अंदर डिस्क्लोज की, फिर हमने उसका सेगमेंट वाइज एनालिसिस किया, और ना सिर्फ एनालिसिस किया बल्कि आप हमारी वेबसाइट के ऊपर अभी भी जाएं तो हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी डेवलप कर दिए थे। तो वो जैसे कहते हैं ना कि जी अब शायर आप है, मेरे जहन में तो ऐसा शेर नहीं आ रहा कि किसी के नाम से बंदे को ऐसा हो तो हम तो वो प्रोडक्ट खत्म कर देते हैं। अच्छा। तो ऐसा ही हुआ कि हमारे जाने के बाद सिर्फ आप अगर रिपोर्ट को देखें तो रिपोर्ट के अंदर काफी सारा फर्क आया। तो मुझे ये हमारी ये रही कि हमारी जो गवर्नेंस है ना, वो उसकी इतनी सस्टेनेबल होनी चाहिए, और अदारों के अंदर जो लोग हैं उसकी पर्सनालिटी के इर्द गिर्द चीजों को नहीं घूमना चाहिए। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती रही है कि अदारों के अंदर चीजें हैं शख्सियात के इर्द गिर्द घूमती हैं, और उसकी जो मेजर रीजन है वो मैं अगेन वही कहूंगा कि जो हमारा गवर्निंग स्ट्रक्चर है हमारे इंस्टीट्यूट का, उसको बेहतर करने की जरूरत है। हमारा जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है, मैं ये समझता हूँ ये बिफोर क्राइस्ट तो काम आ सकता था, लेकिन आज ये रेलेवेंट नहीं है। आज तो दुनिया जितनी तेजी से चेंज हो रही है, उस लिहाज से हमें अपने जो गवर्निंग स्ट्रक्चर था उसे रोबस्ट करने की जरूरत थी। हमने रोबस्ट क्या करना था, हम तो जो हमारे कंपेटिटिव है उसके साथ अलाइनमेंट नहीं की,
हमारी काउंसिल के दौर में हमने ये किया था कि जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक दफा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे और मैक्सिमम कोई भी जो मेंबर है वो किसी नेशनल काउंसिल में दो कंसेक्टिव जो टेन्योर है उसके अंदर सर्व कर सकता है। लेकिन अनलकीली उसके अंदर जिन लोगों के जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अप्रोच किया और उन्होंने जो रेगुलेशन, ये पहली दफा हुआ कि नेशनल काउंसिल, या पता नहीं इससे पहले भी हुआ, तो बड़ी हैरत की बात है कि नेशनल काउंसिल ने रेगुलेशन अप्रूव करके भेजी थी जिसमें हमने गवर्निंग स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया था, जिसमें अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दी थी, जिसमें हमने ये रिस्ट्रिक्शन कर दी थी कि ताकि जो नया टैलेंट है वो बोर्ड के अंदर आ सके। लास्ट में इंटरव्यू मेरी आपसे यही बात हुई थी कि क्या हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग हैं, एक आदमी 12 साल से सर्व कर रहा है तो उसी ने इसी को सर्व करना है, कोई आदमी इंडिस्पेंसेबल नहीं होता। तो हमारा इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम ये आया है कि हमने यहाँ पे यहाँ पे एक तो जो ग्रुप की सियासत यहाँ पे शुरू हुई है, यहाँ पे ये जो हमने वो जो बल्दियाती जो सर हम हमारे हट नहीं लोकल रहे, हम इलेक्शन, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, क्या हम हट नहीं, मौजूद से हट नहीं रहे? ये जो आप बातें बता रहे हैं दिस इज द रेलेवेंट टू इंटरनल ऑडिट कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए, कॉस्टिंग के लिए प्रॉब्लम है। मैंने आपसे गुजारिश की है कि हमने, हाँ बिल्कुल आपने ये सही कहा कि हमने इस पे बनाया था, हमने इसके ऊपर अपनी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, हमने उसके ऊपर ना सिर्फ रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, हमने उसे एनुअल रिपोर्ट का हिस्सा बनाया, लेकिन बदकिस्मती से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मैं वो ठीक है, मुझे याद है कि आपने कॉस्टिंग बोर्ड बनाए थे और आई वाज पार्ट योर टीम ना, मैं उसके साथ भी रहा। बाद में मैंने आपसे गिला भी किया कि भाई आगे चल के जो है जब आपका टेन्योर खत्म हुआ तो ये खत्म क्यों किया गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन सर अभी भी ये था कि ठीक है, मुझे वो आपकी एनुअल रिपोर्ट है वो याद है, उसमें केपीआईज भी देखे, वो तमाम चीजें मेरी देखी हैं। ठीक है, वो आप लोगों ने एक नया इंडक्शन किया, केपीआईज लेकर आया, उसमें कॉस्टिंग भी करके दिखा दी, लेकिन मैं उसको रूटीन फंक्शन पे बात कर रहा हूँ, मैं एज ए डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि इंटरनल ऑडिट की तो बाकायदा एक पोजीशन है। क्या जरूरत नहीं है वहां पे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कॉस्टिंग डिपार्टमेंट करने की? क्योंकि जैसे मल्टीनेशनल में डिपार्टमेंट होता है, बड़ी सिग्निफिकेंट पोजीशन होती है, हमारा एक कोर फंक्शन है, लेकिन हम एक दूसरी सिनर्जी को जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, जबकि हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट भी होता है। अच्छा शारिक साहब, आपका ये क्वेश्चन, और मैं समझता हूँ आपने इसके ऊपर जो रिएट किया ना, आपने बड़ा अच्छा किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब रेजिस्टेंस होती है तो उससे रिफाइनमेंट होती है, प्रोसेस रिफाइन होता है। जी। तो मुझे मेमोरी में मुझे फौरन मैंने रिकॉल किया कि हमने इसके ऊपर पूरे का पूरा स्ट्रक्चर कर दिया था आईसीएमए को, हमने उसका एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्ट्रेटजी ही अलग कर दिया था, हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस फंक्शंस। तो हमारा ये था कि जो पूरे का, क्योंकि हम एक कॉस्ट काउंटिंग अदारे से हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझते थे, तो इसलिए हमने उसके लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्ट्रेटजी अलग कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि उस वक्त हमने उसकी रिक्रूटमेंट कर ली थी विदन जो हमारे पास था टैलेंट अवेलेबल, लेकिन उसके बाद उसकी जो अपॉइंटमेंट होनी थी वो नहीं हो सकी, उस सारे प्रोजेक्ट को स्कटल कर दिया गया था। हमारा सिर्फ यही जो मामला था उसे नहीं सिर्फ डिसकंटिन्यू किया गया। आपको याद होगा कि जो हमारा सिलेबस था वो हमारा सिलेबस जिसको साफा के जितनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग बॉडीज हैं, ना सिर्फ उन्होंने बाद में अडॉप्ट किया और बल्कि उन्होंने उस वक्त अप्रिशिएट भी किया था। मुझे याद है प्रोफेसर वाटा वाले ने कहा था कि यार ये वाहिद मैंने कोर्स देखा है जो लगता है किसी मैनेजमेंट अकाउंटेंट को तैयार करने जा रहा है। उसमें हमारा एक सब्जेक्ट था कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड कंट्रोल। पहले तो हम कॉस्ट काउंटिंग करा रहे थे, कॉस्ट काउंटिंग जो हम पढ़ते हैं वो वही पढ़ते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हमने वहां पे कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड कंट्रोल ऐड किया था, जिसके अंदर हमने बिजनेस प्लानिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, बैलेंस स्कोर कार्ड, ये सारा कुछ हमने उसके अंदर ऐड किया था। लेकिन उस सब्जेक्ट को इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया और मुझे हैरत ये हुई, इन्होंने कहा जी हमारे पास फैकल्टी अवेलेबल नहीं है। तो फैकल्टी अगर आप अपने ही पॉलिटिकल अलाइड में से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अदरवाइज तो हमारे पास इतना बड़ा माशाल्लाह जो गैलेक्सी है जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की, और हमारे पास बहुत जबरदस्त किस्म के लोग थे जो पढ़ा सकते थे, लेकिन वो उसको सब्जेक्ट को इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि हमने अपने अदारे के अंदर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर कतई तौर पर उतना जोर देने की कोशिश नहीं की, और किसी ने कोशिश की है तो उसके आने वाले दिनों में उसके ऊपर शारिक साहब फिर आप कहेंगे मौजू से हट रहा, मौजू से हटने बात वही गवर्नेंस के ऊपर आती है। जब आप एक आदमी एक सीट से चिमट के बैठ जाए, उसको 12 साल हो जाएं या 14 साल 15 साल हो जाएं,
और उसका एक्सपोजर क्या हो, वो एक शादी हाल चलाता रहा हो या वो कोई एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहा हो, उस आदमी का इदराक हो सकता है कि दुनिया के अंदर रेगुलेटर के चैलेंजेस क्या हैं, क्या कंज्यूमर के चैलेंजेस क्या हैं, क्या उसके अंदर इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, कि उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बिल्कुल क्या उसको कोई विजन हो सकता है। तो आपको अगर इस तरीके से अगर आपको अपने अदारे को अलाइन करना है और आप चाहते हैं आप दूसरे अदारों के साथ खड़े रहें, तो फिर आपको नया टैलेंट ऐड करना पड़ेगा, आपको अपनी सक्सेशन प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं ये कहता हूं कि चले ये बात होगी कि जी एक अदारे के अंदर आप एक ग्रुप का हिस्सा हो और उस ग्रुप के अंदर भी आपने 12 साल से अपनी एक कोई सक्सेशन प्लानिंग ना की हो, तो इसका मतलब यह कि वो गवर्नेंस उस अदारे की खराब हो जाएगी। अभी मैं आपको आप आगे चलते हैं तो मैं इसके ऊपर गवर्नेंस के ऊपर सभी पब्लिक अकाउंटिंग बॉडीज की गवर्नेंस के ऊपर बात करना चाहूंगा कि हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसने इंस्टीट्यूट को तबाह नहीं किया, उसने कंज्यूमर को तबाह कर दिया। देखें इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारी आई कैप के अंदर जो सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल है, सेल्फ रेगुलेशन का एक मॉडल है, तो उसके अंदर हमने हमारा कोई इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल हमने डेवलप ही नहीं होने दी, और हमने सारे का सारा जो है ऑडिटिंग फंक्शन जो है, अकाउंटिंग फंक्शन जो है, उसको रेगुलेट खुद ही कर रहे हैं। ये सेल्फ रेगुलेशन है ना हमारी, हम मुकद्दस गाय बने हुए हैं सोसाइटी के अंदर, हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेंट की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो जी मैं आपकी बात थोड़ी सी इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी जो आपने खुद बात की और आपने अपनी जो चले मौजूदा इलेक्शन पे भी बात चली गई, तो उस पर एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग जो अपना विजन दे रहे हैं और आप माशाल्लाह कंटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, आपने नए आने वालों के लिए जगह छोड़ी, एक नई मिसाल भी कायम की, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक साल के लिए लेकर आओ और खुद आपको यहाँ इस मसले का सामना करना पड़ा, जिसको आप खुद भी कन्फेस कर रहे हैं कि आपने एक काम शुरू किया, ठीक है, और जैसे ही आपका टेन्योर खत्म हुआ, आपको अगली दफा मैंडेट नहीं मिल सका, वो काम रोक दिया गया। तो क्या लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू करे, उसके जो अनफिनिश एजेंडा है, या इन साहब ने जिनका आप मौजूदा प्रेसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं, अगर इन्हें 2 टेन्योर ले लिए हैं तो इनको अगर दूसरा टेन्योर भी मिल जाए तो इनका कोई विजन है वो इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि आपका भी तो रह गया ना एक विजन। आपने कॉस्टिंग बोर्ड बनाया था, जब उसका प्रैक्टिकल काम करने का वक्त आया आपका सारा डिस्कशन हो चुका था, तमाम चीजें हो चुकी थी, मुझे याद है मैं आपकी तमाम चीजों में बैठा था और बहुत बहस मोबाइल से हुआ था, बाद में कागज देके कागज ही टेन्योर खत्म हो गया, अल्लाह क्या कहेंगे सर? शारिक साहब ये सवाल बड़ा अच्छा है। बात ये है कि मैं फिर वहीं पे बात करूंगा, हमें एक नैरेटिव डेवलप करने की जरूरत है। अगर मेरे बाद अगर कोई प्रोफेशनल, मैं उनको भी प्रोफेशनली समझता हूं, अपने को प्रोफेशनली कहते हैं, कि अगर कोई ऐसा मेरा सक्सेसर आता जिसके कोई पॉलिटिकल अजाइम ना होते, जो अपनी सियासत को किसी ग्रुप के इर्द गिर्द लेके ना चल रहे होते, तो बहुत सारा मेरिट के जो फैसले थे वो पहली ही मीटिंग के अंदर विदाउट हैविंग एनी वर्किंग पेपर, विदाउट हैविंग एनी एजेंडा, वो बहुत सारी चीजों को वो स्कटल या फारिग ना कर दिया जाता। लेकिन हमने क्या करते हैं कि जब हम एक नैरेटिव डेवलप करते हैं पूरी दुनिया में, आप ऐसा ना समझें कि ये एक बंदे को 6 साल, एक बंदे को 12 साल हो गए हैं और वो एक चीजों को अपना विजन इंप्लीमेंट नहीं कर सका, तो या तो विजन के अंदर प्रॉब्लम है या शख्सियत के अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन मैं जो एक साल में प्रॉब्लम है, ये एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम, टीम में भी तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, टीम में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं ये कहता हूं कि साल 1.5 साल में जो मैंने नैरेटिव हमने डेवलप किया, आज वो यंगस्टर्स बात कर रहा है, आज उसके ऊपर बात होना शुरू हुई है। देखिए जितनी भी दुनिया के अकाउंटिंग बॉडीज हैं, आप अपने सार्क कंट्रीज में चले जाएं, आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडीज की बात कर लें, वहां पे आपको प्रेसिडेंटशिप 1 साल की नजर आएगी, आपको वहां पे काउंसिल के अंदर लोग 12-12 साल 15-15 साल से नजर नहीं आएंगे। अच्छा, उससे क्या होता है कि एक आदमी जब अपनी वैल्यूएशन करता है, उसकी काउंटिंग डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। मैं नहीं समझता कि जो मैंने काम स्टार्ट किया था वो एकदम से खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर यंगस्टर जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अभी आप कराची के अंदर देखें, फैसल मबील ने उसका, मैं समझता हूँ मेरा एम्बेसडर बना, उसके ऊपर अनीस भाई बात करते हैं, अक्सर कॉस्ट काउंटिंग के ऊपर बात करते हैं। अभी हमारे लिखे का फायदा क्या हुआ? देखिए, हमें सोसाइटी को एंगेज करना। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सेक्टर खोलने पड़े कॉस्ट काउंटिंग के लिए, कॉस्ट ऑडिट की बात होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जब आपने ये सोल्यूशन आपने मार्केट में कभी सेल ही नहीं किया, आपने कॉस्ट काउंटिंग को सेल नहीं किया, आप कभी कहते हैं जी मैं बिजनेस लीडर हूं, यू आर वेरी मच कंफ्यूज्ड, आपको तो अपने रोल का पता नहीं था। तो मैं ये समझता हूं कि हमने 1.5 साल में जो नैरेटिव डेवलप किया, तो हमने एक डायरेक्शन दे दी है।
तो उस डायरेक्शन को ना सिर्फ रेगुलेटर एक्सेप्ट कर रहा है, बल्कि आपका जो कंपेटिटर है, मतलब आपका कंपेटिटर है, वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है ना, वो अब आपको, वो अपने आप को कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट ऑडिटर कहलाना पसंद करता है, रादर के पहले वो ने अपने ब्रांड पे बड़ा नाज था। तो मैं ये समझता हूँ कि 1 साल के अंदर जो हमने काम किया वो चले अदारे के अंदर तो नहीं हुआ, लेकिन जो उसके अंदर दूसरे स्टेक होल्डर थे, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी या रेगुलेटर थे या दूसरी इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया है। सर मैं अभी आपकी बात से एक बात कहूंगा कि अभी आपने एक जुमला कहा मैंने कि हमारी भी तो गवर्नेंस होनी चाहिए, हमारी भी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट कर रहे हैं, एज ए फाइनेंशियल अकाउंटेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कंपनीज में फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, सीएफओ होता है, उसके ऊपर एक तो इंटरनल ऑडिट का चेक होता है इंटरनली, और उसके बाद जो है उसके बाद उसके ऊपर एक स्टेटरी ऑडिटर भी आ जाता है। तो अभी जो ये बहस छिड़ गई है कि कॉस्ट अकाउंटेंट को क्यूसीआर कराना है आई कैप वालों से, तो फिर तो अच्छी बात है ना कि आ गया आपके ऊपर चेक आ गया, आप इस बात से डिनायल दे रहे हैं कि जी हमारी एक्सपर्टीज है ये तो। नहीं, मैं शारिक साहब बिल्कुल इस क्यूसीआर के खिलाफ नहीं हूँ, क्यूसीआर होना चाहिए, बात वही है। मैं कहता हूँ क्यूसीआर आईसीएमपी की फर्म्स का भी होना चाहिए, क्यूसीआर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी होना चाहिए, लेकिन ये क्यूसीआर ना आईसीएमपी के अंदर होना चाहिए ना आई कैप के अंदर होना चाहिए। इसके लिए एक दुनिया का बेहतरीन मॉडल मौजूद है, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल। और ये सिर्फ हम मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो पूरी दुनिया के अंदर नहीं हो रही। आप श्रीलंका में चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, इंडिया चले जाएं, जापान चले जाएं, यूके, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सभी जगहों पे ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड बने हुए हैं या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल्स बनी हुई हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल या ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। मैं तो मेरा जो इस वक्त इनके साथ जो मैं एहतजाज कर रहा हूँ या बात करना चाह रहा हूँ, वो ये कह रहा हूँ कि थर्ड पार्टी के पास तो इसकी चले जाए इसकी अपना क्यूसीआर, लेकिन एक कंपेटिटर के पास चले जाए तो दैट वुड बी रेगुलेटरी कंफ्लिक्ट, उसमें रेगुलेटरी कंफ्लिक्ट होगा, ज्यूरिसडिक्शन इन्विजन होगी और इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट अराइज होंगे। मैंने ये नहीं कहा कि आप आई कैप की क्यूसीआर उठा के आईसीएम में पाकिस्तान को दे दें। मेरी तो इसमें मोदबाना जो गुजारिश यही है कि आप इसको एक इंडिपेंडेंट जो एक रेगुलेटरी बॉडी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल हो सकती है, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड हो सकता है। हमारे पाकिस्तान में हमने ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड बनाया है, दैट इज आई वॉश। हमने उसको रिस्ट्रिक्टेड कर लिया सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के लिए। तो लेकिन मैं ये कहता हूं कि जितनी भी हमारी हमारी जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज काम कर रही हैं, इनके अंदर जो कंज्यूमर है, क्या अगर एक कंपनी जो है अगर वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के अंदर है, फूड एफएमसीजी के अंदर है, तो क्या वो जो प्रोडक्ट पब्लिक को बेच रही है, क्या उसके अंदर जो उसकी कॉस्टिंग के जो उसके डिस्क्लेयर हैं, उसकी प्राइसिंग के जो मैकेनिज्म है, क्या वो ट्रांसपेरेंट है? क्या उसके कॉस्ट अभी जब जो इस वक्त शुगर का स्कैंडल आया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर है उन्होंने खुल के कहा है, वो उनका नाम शहजाद अकबर साहब, उन्होंने खुल के कहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो ऑडिटिंग का जो फ्रेमवर्क है इसको भी हम देखेंगे। अब बात सिर्फ यह है कि उसको कौन देखेगा, उसको एससीसीपी नहीं देख सकता, एससीसीपी का मैंडेट डिफरेंट है। अब हमने चीजों को इतना सारा मिक्सअप किया हुआ है कि हमारी गवर्नेंस का शदीद फुकदान है हमारे रेगुलेटर्स के अंदर। हमने एससीसीपी का जो गवर्नेंस है वो उसको बहुत सारी चीजों में उलझा दिया, वो अपने मैंडेट से मैं समझता हूँ हट जाता है जब वो अकाउंटेंट्स को रेगुलेट करना शुरू कर देता है। और जब आई कैप के अंदर चले जाए, आई कैप जो ऑडिटिंग को रेगुलेट कर रहा है, और वहीं पे बंदा जो, अब मुझे बताएं कि एक मेंबर वो वहां पे ऑडिट करने जाता है एज एन इंटर्नी, फिर वो सुपरवाइजर जाता है उसी कंपनी के अंदर, फिर वो एज ए ऑडिट मैनेजर जाता है, फिर उसी कंपनी का सीएफओ लग जाता है। तो मुझे ये बताएं कि कहां के से वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म होगा, कहां पे से वो डिस्क्लेयर खत्म होगा। अब यूरोपीय यूनियन की जो गाइडलाइंस हैं उसको पढ़ के देख ले, उस पे तो उन्होंने कहा है कि जी फर्म की डिपेंडेबिलिटी जो है, फर्म की जो डिपेंडेंस है, उसके रेवेन्यू की जो डिपेंडेंस है, वो एक सेक्टर के ऊपर 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो एक अदारे के ऊपर रेवेन्यू की जो डिपेंडेंस है हमारे जो ऑडिटर्स उनकी बहुत ज्यादा है। और अभी जो आप देखिए ये सिर्फ प्रॉब्लम आईसीएमए का नहीं है, मेरे बहुत सारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त हैं जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन से हैं या एसएमई जिनकी फॉर्म है, वो बेचारे खुद वो कहते नहीं हमारे लिए मौका नहीं है, हमारे लिए रास्ते रोक दिए गए, ये क्यूसीआर के जरिए हमारे रास्तों को रोका जा रहा है। अभी आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके बेटे ने या मेरे बेटे या बेटी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके प्रैक्टिस स्टार्ट करनी हो,
तो आप समझते हैं कि उसके लिए एक खुला मैदान उसे मिल सकता है जिसमें वो इंडिपेंडेंट लेके एंटरप्रेन्योरशिप जो एक थिंकिंग लेके जाए और उस वो वहां पे प्रैक्टिस कर सके? नहीं कर सके तो उसके लिए QCR के इतने सारे बैरियर्स हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये चैलेंज सिर्फ ICMA का नहीं है, ये चैलेंज ICAP के लोगों का भी है, जो उनके बेचारे जो SMEs में बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं। अब आप देखें बिग 4 के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं वो बिग 4 को तो सर्व कर सकते हैं लेकिन अपनी प्रैक्टिस डेवलप नहीं कर सकते। Exactly. तो मेरी ये गुजारिश ये है कि आप इसको वहां से निकालें। अगर किसी की कोई मोनोपोलिस्टिक अप्रोच है, मैं मोनोपोली सिर्फ ICAP की मोनोपोली की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि मोनोपोली विद इन दी ICAP जो डेवलप होती जा रही है, मोनोपोली विद इन दी ICMA पे जो डेवलप होती जा रही है, कोई भी मोनोपोली विद इन दी PIFA अगर डेवलप होती जा रही है, हमें तो उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। तो गवर्नेंस जो हमारी है, स्ट्रक्चर जो है, उसे हमें इस वक्त मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को यह चाहिए कि अगर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी चाहती है, गवर्नमेंट अगर ट्रांसपेरेंसी चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश करे, गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो प्राइवेट पब्लिक जो है वो पब्लिक मनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आए, तो उन्हें सबसे पहले अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करना पड़ेगा। ये जो है देखें, हम हैं, हमें सेफ गार्ड करना है ये सारे स्टेक होल्डर्स को। अगर हम ये छोटी सी स्टेटमेंट देके निकल जाएंगे जी हमारे जो सारा जो ऑडिट है ये रिस्ट्रिक्टेड है टू द डिस्क्लोजर बाय द मैनेजमेंट, तो वो जो ऑडिटिंग, या आप मेरी बात छोड़ दें, आप अभी गूगल कर लें, गूगल करके देखें कि यूरोपीय यूनियन के जो MPs हैं वो इन कंपनीज के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अब यूके रेगुलेटर ने कह दिया है कि जो बिग 4 है वो सारे अपने आप को रिस्ट्रक्चर करें, अनबंडल करें, अपनी कंसल्टेंसी और अपना जो ऑडिटिंग फंक्शन है उसको अनबंडल कर दे, एंड दे वर बाउंड टू सबमिट देयर प्लान, और 2024 तक उन्होंने हम सबको अनबंडल करना है। क्या ये सोच हम पाकिस्तान में हम कब करेंगे? हम तो उससे भी पीछे है। हमारी तो ना हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल है, ना कोई इंडिपेंडेंट हमारे पास बॉडी है जो हमें रेगुलेट करे, बल्कि हमने अपने अदारे के अंदर भी जो अपनी गवर्नेंस का बेड़ा गर्क कर लिया हुआ है कि हमारे लोग बैठते हैं, एक आदमी काउंसिल पे आता है, 15-15 साल काउंसिल पे सर्व करता है, 12-12 साल सर्व करता है। ऐसा कौन सा काम है? देखिए बात सुनिए, अगर आप यू वांट टू सर्व द सोसाइटी, यू हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स। आप ICMA की काउंसिल के अलावा किसी और फ्रंट पे काम कर लेगा, आप सोसाइटी को सर्व करना चाह रहे हैं। और अगर आप समझते 12 सालों में आप अपना एजेंडा या अपना कुछ सर्व नहीं कर सके, तो मेरा उसमें तो हाथ जोड़ के कहूंगा कि उन्हें फिर हमारे मेंबर्स को भी सोचना चाहिए। हमारे मेंबर्स, हम पाकिस्तान के लोग हैं, वोट देने के लिए हमारे लिए बहुत छोटी छोटी प्रायोरिटीज होती है। हमारे लिए कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट होती है, हमारे लिए सेक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए शहर भी इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए दोस्तियां भी इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, हमारे लिए वोट देते हुए ना, हमारे लिए हमारा जो हमारा कंट्री है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वोट देते हुए हमें अपने शहर के लिए बारे में हम सोचते नहीं है। और मुझे अफसोस है यहाँ पे कि जब ICAP और ICMAP के मेंबर्स, खास तौर पर ICMAP के मेंबर जो हैं, वो जब वोट देते हुए इन चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो फिर इंस्टीट्यूट जो है, अब आप उससे कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखें। आप ये देखिए कि 12 साल के अंदर हम कहाँ लेके जा रहे हैं। 3 सालों में जो हमने कोशिश की, हमने जो अपनी ब्रांड इक्विटी स्टैब्लिश करने की कोशिश की, आज अगर कॉस्ट काउंटिंग की बात हो रही है, कॉस्ट ऑडिट की बात हो रही है, तो ये आप देखें ना, गूगल करें इसके ऊपर किसने काम किया, आप लिखें जरा, गूगल करें कि आपको पता चलेगा किसने किस कहाँ में हमने इसके ऊपर वर्कशॉप्स की, हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर प्रेजेंटेशन दी, हमने सेनेट की कमेटी के अंदर प्रेजेंटेशन दी, हम SCCP में गए, हमने न्यूज़पेपर को एंगेज किया। आपको ये सारा अंदाजा है, आपको बताना चाहिए लोगों को। माशाल्लाह आप ओपिनियन मेकर है, आपका जो चैनल है वो बहुत ज्यादा देखा जाता है, बहुत बड़ी व्यूअरशिप है। आपको लोगों को बताना चाहिए कि ये जो कॉस्ट काउंटिंग के बारे में ऐसी बात शुरू हो गई है, ये किस दौर से बात स्टार्ट हुई है, तो उसके लिए मैं समझता हूं 1 साल बड़ा काफी था। मैं थोड़ी सी एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा इसके ऊपर। आपने वैसे लवली डिबेट कि एक तो अभी आपने जो बात की थोड़ा सा इलेक्शन इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर कि भाई हमारे मेंबर्स को भी सोचना चाहिए, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन हमारे यहाँ सर ग्रुप का पॉलिटिक्स का एक रुझान बन गया है। और अभी जो आपके 22 कैंडिडेट हैं, 8 सीटें, तो 8 by 8 8 + 8 16,
और वो 6 जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो भाई वो खड़े तो 38 खड़े हुए थे, ठीक है। तो हमारा मेंबर इंडिविजुअल को अगर इंडिपेंडेंट को सोचने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर तो इतनी बड़ी तहरीक शुरू हो जाती है, कारकुन फलाना धमाका। माजरत के साथ ये होता है। अगर सैयद शारिक वकार या कोई XYZ इंस्टीट्यूट की बेहतरी के लिए सोच के आ रहा है, उसको सिंगल हैंडेडली वोट नहीं मिलेगा, ठीक है। और उस पर इल्जाम यही आएगा कि उसने किसी को गिराया। मेरी बात सुन लीजिएगा खुले दिल के साथ, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? क्या हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं करनी चाहिए? हमें इस तरह की कोई चीज नहीं करनी चाहिए कि शारिक इंडिपेंडेंट भी भाई आगे ये लड़ सके? बिल्कुल, जी शारिक भाई बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं। हमने ये सारी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करी, बल्कि लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने एक बात एक और तरफ निकल जाएगी, हमने ये मौका दिया कि जितने लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंट करें, आके आपके साथ यूट्यूब पे बैठे सारे, जी यूट्यूब के साथ सारे लोग आके बैठे बात करें, अपना एजेंडा प्रेजेंट करें, ताकि लोगों को जी आए, बिल्कुल आए, पता चले हम किसको वोट देने चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जब आदमी अपने आप को, एक आदमी अपने आप को प्रेजेंट करेगा, सबसे पहले हर आदमी एक्सपोज होगा। जब अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेगा, वो ग्रुप के शेल के अंदर से आएगा तो अपने आप को छुपा लेगा। तो हमें डिस्क्लेयर की तरफ लेके जाना था, वो भी डिसकंटिन्यू हुआ। जैसे बहुत सारी काम हमारे डिसकंटिन्यू हुए, हमारे तो मोर देन 100 इनिशिएटिव थे जो उन्होंने डिसकंटिन्यू किए। तो बात ये कह रहा था कि ग्रुप के अंदर, अभी देखे सैयद बाबर अली, ये सारी जिंदगी ग्रुप ही और ग्रुप के खिलाफ लिखते रहे, ठीक है। लास्ट इलेक्शन उन्होंने ब्रांच का लड़ा, मैं इनको हमेशा बड़ा इंस्पायर करता था, मैं इनकी बड़ी, अभी भी इज माय वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं उसमें प्रॉब्लम ये है, लेकिन अब उन्होंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब कल मैंने उनका एक देखा है, वो जो ग्रुप का आता होता है बैलेट पेपर की तरह, आप उसे पोस्टर कह लें, उनका एक ग्रुप, हाँ, उनका वो प्रोफेशनल फोरम की तरफ से आया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए बात सुने, अगर आप ये कहें कि जी अगर आपने कोई काम शुरू किया और उसके बाद आपने देखा इससे कामयाबी नहीं हो सकती, तो आप तारीख के दूसरी तरफ चले जाएं। देखिए ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी नैरेटिव के लिए, किसी बात के लिए, किसी कन्विक्शन के लिए खड़े हैं, या तो आप कन्विक्शन के साथ नहीं खड़े, या तो फिर आपका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप काउंसिल में आ जाएं, आपका टैग लग जाए। लेकिन अगर आप किसी कन्विक्शन के साथ खड़े हैं और आप किसी नैरेटिव के साथ खड़े हैं, कुछ चीज सोसाइटी में वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको अपने एकदम से खड़े रहना चाहिए, भले से आप अकेले ही खड़े हों। आपको पता है जब मैं फैसलाबाद से इलेक्शन हमने कॉन्टेस्ट किया था, तो फैसलाबाद का तो जो आपको पता है वोट बैंक बड़ा छोटा सा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब हम खड़े हुए, जब हमने वहां पे इनको रेजिस्टेंस दी, जब कोई आदमी इनको रेजिस्टेंस देने के लिए तैयार नहीं था, तो पूरे पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया। तो शारिक भाई अगर आप अकेले भी खड़े हैं, अगर सैयद बाबर अली अकेला भी खड़ा था, उसे खड़ा रहना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ ये वाइज डिसीजन नहीं था उसका कि उसने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। उसने अपना बहुत सारा वोट बैंक, मैं समझता हूँ इस वजह से जाया किया होगा, क्योंकि उसका बहुत सारा वोट बैंक उसका वही था जो ग्रुप पॉलिटिक्स के खिलाफ है। लेकिन क्योंकि अब उसने खुद एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, तो मैं समझता हूँ बहुत सारा वोट उसने वोट बैंक खराब किया है। सर एक बहुत ही मोहतरम हमारे जो सीनियर लीडर हैं, उनका कहना है कि अपने गोल को हासिल करने के लिए यू टर्न्स लेने पड़ते हैं। तो उन्होंने यू टर्न ले लिया एक, उनको पता नजर आ गया कि वो एनसीपी पहुंचना चाहते हैं, और वो जिंदगी, अगर वो, मैं आई मस्ट से दैट कि मैं ये कहने में कोई आर मुझे महसूस नहीं होती है, कोई शर्म नहीं है कि अगर बाबर अली अपनी कन्विक्शन पे कायम रहता तो कभी भी कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता था। मानते हैं आप इस बात को? नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता। देखिए मैं आपसे एग्री इसलिए नहीं करता, हमारे पास एग्जाम्पल है बिलग्रामी साहब की। बिलग्रामी साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। बिलग्रामी साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद अपनी कैंपेन को इस अच्छे तरीके से चलाया कि उसके बाद उनका कोई ग्रुप नहीं था, ठीक है। और उसके बाद वो जीत के आए, और उससे पहले ग्रुप होते नहीं थे। शारिक साहब ये जो ग्रुप वाला मामला है, ये हमारे सामने ही हुआ है, इससे पहले ये ग्रुपिंग नहीं होती थी। और ये जो ग्रुप से हुआ क्या है, उससे ना आपके जो डिसीजन मेकिंग है, एक मेजोरिटी आ गई, बेशक मेरे पास आई थी 7 बंदों की या इनके पास आई 7 बंदों की, उसके अंदर जब आप रेजिस्टेंस को जगह नहीं देंगे, मिनॉरिटी को बात करने नहीं देंगे, आपके प्रोसेस रिफाइन कैसे होंगे। हमारी काउंसिल की खूबसूरती बहरहाल यह थी कि उसमें अनीस जो सगीर साहब थे, वो माशाल्लाह साहिब राय आदमी थे। जो अनीस साहब थे उनकी अपनी ओपिनियन थी, और ख्वाजा अहरार थे, वो चेन चैंपियन हैं माशाल्लाह, आपको पता ही है। मैं समझता हूँ कि वी आर लकी के हमारे पास ख्वाजा अहरार की शक्ल में इस इलेक्शन कॉन्टेस्ट के अंदर एक कैंडिडेट है।
तो ये सबकी अपनी ओपिनियन होती थी। तो मुझे अपना कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई चीज लेके आता था, यकीन करें हम, मुझे सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस आती थी वो अपने दोस्तों से आती थी, और हम उसको रिफाइन करते थे। मैं एक प्रोसेस लेके आता था, उसे रिफाइन करता था। लेकिन बड़ी माजरत के साथ अभी जो हमारी काउंसिल, अभी आप जिसमें मैं मेंबर रहा हूं, आप देखें कि यहाँ पे सिर्फ आपको जो इख्तलाफी नोट मिलेंगे वो सिर्फ इकबाल गौरी के मिलेंगे, आपको कोई इख्तलाफी नोट नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि आप अपने, इवन मैंने, अगर ऐसा भी हुआ, तारिक भाई बड़े मजे का वाकया बताऊं, एक एजेंडा आया काउंसिल के अंदर और एजेंडा लेके आई ये खुद ही, मैंने उसे सपोर्ट कर दिया, उन्होंने एजेंडा विड्रॉ कर लिया। तो मेरी सपोर्ट से तो ये भी होता था कि जो वो एजेंडा अपना लेके आते उसको भी विड्रॉ कर लेते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हद तक हमें नहीं लेके जाना चाहिए। ये एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, इसे जाती दुश्मनियों में नहीं बदलना चाहिए। इसको हम कोई इस तरह की लोकल बॉडीज इलेक्शन की शक्ल में ना लेके जाए। और ये सिर्फ उसी वजह से हो सकता है जब तक आपका गवर्नेंस मॉडल जो है वो ठीक नहीं होगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। शारिक साहब, हम अपना रोना रोते हैं, मैं इससे थोड़ा सा बाहर आपको थोड़ा सा हॉराइजन इसका बड़ा करना चाहता हूं। देखें, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है कंज्यूमर, और इस वक्त जो कंज्यूमर है उसकी राइट्स प्रोटेक्शन के लिए इन दो तीन इंस्टीट्यूट हैं, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं समझता हूं वो बहुत ज्यादा है। इनको अपना रोल प्ले करना है। देखें, इस दोनों इंस्टीट्यूट के ऊपर ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, इनके ऊपर गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है। इसके ऊपर एक पूरी जनरेशन, 2-3 जनरेशनों ने इन्वेस्टमेंट की है। तो इसके ऊपर इनको सामने आना चाहिए, कंज्यूमर राइट्स के ऊपर बात करनी चाहिए, और कंज्यूमर राइट्स विदाउट प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता। तो मैं ये समझता हूं कि इन इंस्टीट्यूट को कंज्यूमर राइट्स के लिए, मैं मेंबर राइट्स की बात तो बाद में करता हूं, मैं कहता हूं पाकिस्तान को अगर बचाना है तो आपको इन इंस्टीट्यूट का गवर्नेंस मॉडल बेहतर करना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि अगर इसको आपने कमर्शियल इंस्टीट्यूशन या अकेडमीज की तरह चलाना है तो इसका कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज अगर देखें, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी हुई है, एक प्राइवेट कॉलेज बना हुआ है, और एक हमने भी एक प्राइवेट कॉलेज बना के छोटी सी सर्टिफिकेशन हमने देनी शुरू कर दी, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हमें इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट करना है। हमें देखें, इस वक्त हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि माशाल्लाह, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाह रहा, ना मैं कभी इसमें कभी आपने कमेंट किया है। इस वक्त फैसलाबाद के अंदर ये सूरत हाल है कि हमारी सारी कैपेसिटी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो चुकी है। इस वक्त ऑर्डर्स की भरमार है, ठीक है, लेकिन इस वक्त इस भरमार होने के बाद 2-3 चैलेंजेस आ गए हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो लग्जरी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वेस्टेज की शक्ल में थी, अब वो हमारे पास नहीं रही, क्योंकि प्राइसेस तो आपके कंपेटिटिव है, आपको पूरी दुनिया के साथ कंपीट करना है। तो जो आपने प्राइसेस बढ़ी हैं, तो वो आपको अपनी जो एग्जिस्टिंग वेस्टेज है उसके साथ उसे कॉम्पनसेट करना है। अब उसी तरीके से आपने जो HR है, जो हमारा फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, उसकी जरूरत है। अच्छा, अब ये सारी चीजें कैसे बेहतर होंगी? ये सारी चीजें तब बेहतर होंगी जब ये दोनों तीनों इंस्टीट्यूट इकट्ठे बैठे, ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को समझे, फिर रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट को समझे, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को समझे, जो मेरा फॉरेनर कंज्यूमर है उसकी रिक्वायरमेंट को भी समझे। तो उसके बाद ये लोग अपना, ये तभी सामने आ सकता है जब हम शख्सियात से बाहर निकलेंगे। अभी तक हमने इन अदारों को, क्या जितने गवर्नमेंट के अदारे हैं, मुझे ये बताएं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कितने सेक्रेटरी फाइनेंस आए और कितने चले गए? क्या वहां की जो पॉलिसी थी वो इंप्लीमेंट नहीं हुई? क्या उनके प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं हुए? ये भाईजान, ये इंस्टीट्यूट है, ये किसी की एम्पायर नहीं है। यहाँ पे पर्सनल एजेंडा लागना कि मैं 12 साल से मैंने अपना एजेंडा इंप्लीमेंट नहीं कर सका, आप यहां से क्या निकालना चाह रहे हैं? 12 साल में तो तेल भी निकल आता है। नहीं, तो मैं ये कह रहा बड़ा लंबा अरसा है जी इसमें, तो आई डोंट थिंक सो कि भाई जब अमेरिका का सदर जो है वो 8 साल से ज्यादा सदर नहीं रह सकता, तो फिर वो इतनी बड़ी आप पूरी दुनिया के देखें। वो अभी देखें, मैं अब्दुल वासिद साहब को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मेरी उनसे बात हुई आज से 1.5 साल पहले, तो उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। मैं उनकी इजाजत के बगैर ये बात शेयर करने लगा हूं। उन्होंने कहा, गौरी साहब, मैं तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा।
और मैं आपको भी ये एडवाइस करूंगा कि आप ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करें। तो मैंने कहा अच्छा यार, मैं उस वक्त इंडिसेसिव था, तो मैंने कहा अच्छा देखते हैं, कुछ दोस्त ने कहा तो फिर किसी के ये शायद, लेकिन जैसे जैसे मैं उस चीज को दोस्तों से डिस्कस करता चला गया, तो हमें जो हमारा पहले वाला प्लान था कि जी हमें उसी तरीके से जाना चाहिए, तो हमें फिर हमने ये प्रेसिडेंट सेट किया। हालांकि सभी को पता है, और ये मुझे सारे मेरे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है वो भी हैरान है कि आपने कैसे इस इलेक्शन को में से एग्जिट कर गए, क्योंकि ये तो आपने इलेक्शन जीत जाना था, क्योंकि इस वक्त जो प्रोफेशनल फोरम है उसकी पोजीशन को गवर्नमेंट में जो लोग बैठे होते हैं, जो सर्व कर रहे होते हैं, उनसे लोगों में बहुत सारे गिले होते हैं। और इस अरसे के दौरान ना तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम हुआ है, ना इसके ऊपर जो हमारी जो ऑडिट राइट्स के ऊपर बात थी 10 मिलियन की, वो भी मटीरियलाइज नहीं हो सकी। हमारा जो है एमफिल का जो मामला था वो भी मटीरियलाइज नहीं हो सका। तो ये बहुत सारी मामला हैं जिसपे जो हमारा यंगस्टर है वो मेंबर, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। तो मैं ये समझता था बड़ा अच्छा मौका था कि बहती गंगा से मैं हाथ धो लिए जाते, दोबारा आया जाता, लेकिन मैंने अपने आप को रिमेन स्टेड अवे कि उसमें मैंने कहा कि इसमें हमें एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट करना है और हमें एक अच्छे गवर्नेंस मॉडल की तरफ जाना है। और मैं इस दफा तवक्को कर रहा हूँ, लेकिन ये तो खैर सारी बात इलेक्शन की हो जाएगी। मैं शारिक भाई इस पे बात करना चाह रहा हूँ कि हमें SCCP को एंगेज करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एंगेज करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एंगेज करना चाहिए। आपको याद होगा कि मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मीटिंग की थी, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि आप इनके गवर्नेंस जो स्ट्रक्चर हैं, गवर्निंग स्ट्रक्चर हैं, वो प्लीज आप खुद इनको दोबारा देखें, इसको पार्लियामेंट देखे। ये ICAP के या ISEM के जो गवर्निंग स्ट्रक्चर हैं वो हम खुद क्यों देखें, इसके क्योंकि जो इसके जो स्टेक होल्डर है वो सारा पाकिस्तान है। तो इसको मैं समझता हूँ जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट को बैठना चाहिए, पार्लियामेंट आगे इसकी कमेटी बनाए, उसके अंदर एक्सपर्ट्स हो, उसमें अकेडमिया हो, उसके अंदर अकाउंटेंट्स हो, उसके अंदर इकोनॉमिस्ट हो, उसके अंदर रेगुलेटर्स हो, वो बैठ के एक गवर्निंग स्ट्रक्चर के ऊपर उनका एक मैं समझता हूँ कि वो जो जैसे कहता है मिसाक होना चाहिए, वो मैं इस पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा वही सर, एक बात आपने पॉइंट आउट की थी कि जी दो साहिबान का, मौजूद साहिबान का आपने नाम लिया। बस वी हैव अ क्विक क्वेश्चन, एक दो सवाल और करते हैं फिर इसको रैप अप करते हैं क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट। अभी डिस्कशन डिटेल है तो इसमें और आगे बढ़ेंगे, एक सिक्वल और कर लेते हैं। देखिए मुझे क्या कहूँ, वो कॉस्टिंग पे बहुत बात करते हैं, और जिन साहब का आपने नाम लिया वो तो बहुत एक बहुत सीनियर हैं और मेरे भी बड़े अजीज साथियों में से हैं, और वो काफी अरसे से माशाल्लाह 15 साल से तो खैर वो इस काउंसिल्स के, नेशनल काउंसिल में भी आया, ब्रांचेस में भी रहे। मुझे एक बात बताइए, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, नॉट पर्सनलाइज, कोई पर्सनलाइज बात नहीं है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। बहुत सारे हम में से कितने लोग हैं जो इतने अरसे से 25-25 साल गुजारने के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्टिंग की अहमियत को मनवा सके? कितने अच्छा, लोग हैं? एक तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो आपके बातें तो हम सामने सबने बैठी की है। है, हमने बातें तो हम नहीं सबने की शारिक है। भाई हाँ सही कह रहे हैं। अरे शारिक भाई, एक सबसे बड़ी एग्जांपल तो आपके सामने बैठी हुई है कि मैंने सारी जिंदगी जो है, आप मेरा पेप्को से करियर निकाल लें, मैंने हमेशा वहां पे कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड कंट्रोल हम कहते थे, कॉस्ट काउंटिंग, हमने उसके ऊपर काम किया। हमने वहां से जब आए तो जब मैंने सदाकत ज्वाइन की तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कॉस्ट काउंटिंग डिपार्टमेंट, अपना कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट डेवलप किया। और यहाँ पे अभी भी आप देखें कि हमारा अल्लाह का शुक्र है जो सदाकत का टर्न अराउंड हुआ है, एकदम से हम 8 बिलियन की कंपनी अब 32 बिलियन पे जा रही है। इट्स ओनली 6 ईयर जर्नी। और इस तरह आप पूरे पाकिस्तान में देखें, ना सिर्फ ग्रोथ है, आप सिस्टम के ऊपर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितने सिस्टम स्ट्रांग हुए हैं, सैप की डिप्लॉयमेंट हुई है, हमारा बोर्ड रिस्ट्रक्चर हुआ है। तो ये मैं सारा समझता हूँ कि कॉस्ट काउंटिंग की कंट्रीब्यूशन है। तो बात सिर्फ ये है कि अगर मैं सभी दोस्तों से ही कहता हूं कि आप अपना रोल देखिए। मैंने किसी एक प्रोफेशनल को सुना था शुरू में, जब हम पढ़ने की, लिखने की, सुनने की आदत ज्यादा थी, तो उसने कहा है कि जी कॉस्ट काउंटिंग एक ऐसा पैशन है जिसको मैं किचन में भी प्रैक्टिस करता हूं, जिसको मैं अपने जब मार्केट में जाता हूं वहां भी प्रैक्टिस करता हूं। मैं ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो सारा प्रैक्टिस करता ही करता हूं। तो कहने की बात यह कि कॉस्ट काउंटिंग जो है ये हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एज ए नेशन हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे, अभी देखें, आप तो बात कर रहे थे, हम तो अभी बात कर रहे थे मटेरियल लेबर FOH की बात कर रहे थे, ठीक है। दुनिया कहाँ चली गई है? दुनिया बात करती है एनवायरनमेंट के ऊपर।
आप इन्वायरमेंट के अंदर जो वेस्टेज है हमारी, आप उसकी जो है उसको कैसे हैंडल करेंगे। आप तो लोग तो अब एयर की बात कर रहे हैं, अब हमारे पास हमारी जो डिस्क्लेयर है, हमारी जो रिपोर्ट है, अभी आपको पता है वो जो डिक्लेयर किया गया, बेस्ट रिपोर्ट अवार्ड दिया टेक्सटाइल कैटेगरी के अंदर। अभी साफा के अंदर हमारी जो रिपोर्ट है, पाकिस्तान की पहली टेक्सटाइल कंपनी है जिसे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला है। तो उसके अंदर हमारा डिस्क्लेयर, वाटर के ऊपर भी डिस्क्लेयर है, एयर के ऊपर भी डिस्क्लेयर है कि हम कितनी एयर यूज कर रहे हैं, कितना वाटर यूज कर रहे हैं। हमारा पूरे का पूरा हमारा पूरे का बेहतरीन डिस्प्ले जो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल भी है। और हम हमारी वाहद जो कंपनी है जो हम उसके ऊपर GRI की गाइडलाइंस के ऊपर हम उसको बना रहे हैं। तो ये हमारे पूरी दुनिया इस तरफ मूव कर रही है। तो हमें मटीरियल लेबर एफर्ट से निकलकर हमें तो और भी जो हमारी कॉस्ट रैशनलाइजेशन है उसके ऊपर भी काम करना है। डेफिनेटली गौरी साहब, ये एक बड़ा आप, क्योंकि हमारे मुल्क में जो भी शक्कर का और आटे का और तमाम चीज़ों का मसला रहा है, बड़े प्राइसिंग जो है बड़ा टेक्निकी इशू है। और डेफिनेटली इसमें अकाउंटिंग में जो कॉस्टिंग वालों का जो विजन है या उसमें जो उनकी एक्सपर्टीज है, ये बड़ा अहम रोल प्ले करती है। तो मेरी लास्ट में बस एक ये सजेशन है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि तीनों स्टेक होल्डर्स को, तीनों जो ये अकाउंटिंग बॉडीज हैं, ICMAP, ICAB, इन सबको एक साथ बैठ जाना चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल ये जरूर करूंगा कि हम अभी CMA राइट और कॉस्टिंग राइट फलाना फलाना की बहुत बातचीत करते थे, क्या ये मुमकिन नहीं है कि ICAB एक बहुत जबरदस्त उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ा डेवलप है, ठीक है, अब वो उनकी कुछ मसले आ रहे हैं, वो एक अलग कहानी है, लेकिन टॉप 4 आ गई, फिर A, B, C 3 उनकी कंपनियां आ जाती हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि कॉस्ट अकाउंटेंट का उनके साथ कोई अलाइनमेंट इस किस्म का हो कि जो वो ऑडिट कर रहे हैं उसमें एक मैंडेटरी पोर्शन जो है हर कंपनी के लिए, सिर्फ ये नहीं कि शुगर, घी और 1-2-4 की और 4-5 का सीमेंट 4-5 कंपनी को दे दिया, इनके साथ कोई मैंडेटरी अलाइनमेंट हो कि कॉस्ट अकाउंटेंट एक पार्टनर की हैसियत से इनके साथ इंटर हो और वो उसको बाकायदा एक शोभा दिया जाए कि भाई तुम ये वाला एरिया तुम्हारा है, तुम देखोगे और ये कॉस्ट ऑडिट करके दोगे इसका। देयर आर सो मेनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जहां तो डायरेक्टली पब्लिक का पैसा लगा हुआ है अदर देन प्राइवेट, तो वहां तो स्टेक आ गया। आई डू एग्री कि भाई तीनों मिलकर भेजें। तो ऐसा कोई निजाम लेकर आना चाहिए कि बजाय इसके कि हम सारी जिंदगी इस बात पे लड़ते रहे कि भाई मुझे कॉस्ट ऑडिट राइट दे दो, ये तो वो वाली बात हो गई, या मुझे ऑडिट राइट दे दो कि भाई मैं आप पिज्जा खा रहा हूँ भैया 2 पीस मुझे दे दो। डू यू एग्री विद दिस? शारिक साहब, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। मेरा जो नैरेटिव है बिल्कुल डिफरेंट है। मैं कहता हूं कि जो ऑडिटिंग का फंक्शन है, इसकी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग की रेगुलेशन का जो फंक्शन है वो दोनों अकाउंटिंग बॉडीज के पास नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल होनी चाहिए और उसको बनाना कोई बहुत बड़ी इस वक्त हमने मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ कि हमारी CMA प्रैक्टिस तो अभी 70 ईयर्स में तो इतनी ज्यादा फ्लरिश हो ही नहीं सकी। हमारे कितने लोगों के पास काम आता है? आपको अभी ऑडिट राइट भी दिया तो वो 10 मिलियन का दिया, हम भाग किसके लिए रहे हैं? हम उसी काम को जो ICAB वाले कर रहे हैं उसके पीछे भाग रहे हैं, हम तो उसके पीछे भाग रहे हैं ना। जी शारिक साहब, मैं कुछ और, शारिक साहब ये देखें, हम ICMA की बात ना करें, हम थोड़ा सा बड़े हॉराइजन में अगर बात करें, इस वक्त जो ICAB की SMEs कंपनी है उनको भी ऑडिट नहीं मिल रहा। वो भी अपने बिजनेस के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। आपको भी पता है कि कुछ हमारे जो लोग हैं किस तरह का क्वालिटी ऑफ ऑडिट उनका क्या है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो QCR की जो रेटिंग है, उसका जो मैकेनिज्म है, वो एक सेल्फ रेगुलेशन है। उसके अंदर आप किसी बंदे को, नए प्लेयर को मौका नहीं दे रहे। देखिए, आपने ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड बना लिया। अब ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड के अंदर भी आपको पता ना, मैंने 2 आर्टिकल्स लिखे हैं कि उसके अंदर क्या फ्लॉज है। मैं ये कहता हूं कि आप उसका ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड को ही रिस्ट्रक्चर करें और सारा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का जो फंक्शन है वो आप ऑडिट ओवरसाइट के बोर्ड के पास ले जाओ और उसको रेगुलेट करें, इंडिपेंडेंट रेगुलेट करें। उसके अंदर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बिठाएं, उसके अंदर ICMAP के मेंबर्स भी हो, उसमें अकेडमियां भी हो, उसके अंदर लॉयर्स भी हो, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी के लोग भी हों, और वो बैठ के अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के फंक्शन को परफॉर्म रेगुलेट करें। हम ये देखिए, बात सुने, हम अकाउंटेंट्स कहते हैं हम सारी दुनिया को रेगुलेट कर लेंगे, हमें रेगुलेट कोई ना करे, हम खुद ही अपने आप को रेगुलेट करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है। हमें इस पे एक जो पूरी दुनिया ने जो गवर्निंग मॉडल जो है, जो गवर्नेंस का मॉडल जो है, जो अडॉप्ट कर लिया है, हमें उस तरफ जाना चाहिए। हम एक पुराने एक मॉडल की तरफ जो 1965 में 1966 में बना था, उसके ऊपर किसी ने कोई काम नहीं किया।
अभी आप देखें आई कैप के अंदर उन लोगों ने खुद ही अडॉप्ट कर लिया ना कि 1 साल के लिए प्रेसिडेंट होगा। मेरा ख्याल है मैंने वो उनके ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग तो शायद मेरा नहीं ख्याल वहां पे कोई होगी। तो हम ये समझते हैं कि ये जो जब तक हमारा गवर्निंग मॉडल जो है वो बेहतर कर लें। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आपने उसका जवाब ये है कि आप एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल बनाएं और उसको इंडिपेंडेंट कर दें, इन दोनों अकाउंटिंग बॉडी से निकाल दें। उसके अंदर भले से सारा ऑडिट आईकैप ले जाए, भले से सारा ऑडिट आईसीएमएपी ले जाए, तो आप उसमें किसी को आप क्यों प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हैं? आप किसी को प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हैं? आप किसी की मोनोपोली क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आप देखें आप जो भी वो QCR बनाए, जो उनके मेरिट हो वो बनाए, वो बंदा जो भी वो उसके ऊपर रेटिंग के ऊपर पूरा है वो ऑडिट ले जाए। सही। अच्छा कोई सब इन द बस एक लास्ट आपसे कंक्लूडिंग क्वेश्चन कि जाहिर है कुछ काउंसिल्स की बातें भी हुई हैं, थोड़ा सा हटके भी बात कर लेनी चाहिए। आप लोगों ने कुछ MRAs किए थे ऑस्ट्रेलिया गालिबन CPA और उनके ACC और सीमा के साथ मिलकर, आयरलैंड के साथ भी कुछ है, उनका क्या हुआ? कुछ आगे बढ़ी बात या वो MOU तक ही रह गए? नहीं शारिक साहब, हमने माशाल्लाह जो हमारा MRA ऑस्ट्रेलिया, हमारा जो MRA आयरलैंड हुआ था, फिर हमारे MRA पहले हमने CPA ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, फिर CPA आयरलैंड, और फिर हमारा इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड एंड वेल्स के साथ हुआ, फिर हमने हमारा सीमा के साथ MRA हुआ। वो सारे के सारे स्वाय सीमा के मेरा ख्याल सारे तीनों इंटैक्ट है। जो हमारे सक्सेसर आए वो बहुत सारी चीज़ों से हमें उनको दुश्मनी थी, जिसमें ये हमारा जो हमारे जो सीमा है ना, वो मेरा ख्याल जो है उन्होंने वन साइडेड उसको उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं सीमा UK ने। तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि वो यही बात है कि हमें इसमें कॉर्जियस लीडरशिप चाहिए। और मैं फिर अगर हमारे मेंबर्स इसको सुन रहे हैं ICMA के, तो उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहा है, तो इसमें 2 तरह के लोग हैं, 3 तरह आपको 2 तरह का माइंडसेट मिलेगा। एक वो माइंडसेट है जो ग्रुप पॉलिटिक्स के ऊपर और उसके ऊपर बात करता रहा, जो सिर्फ एक पर्सनैलिटी ओरिएंटेड है, और दूसरे वो लोग हैं जो एक नैरेटिव लेके आते हैं और फिर वो अपना रोल प्ले करते हैं, वो अपना रोल प्ले करके सिस्टम से आउट हो जाते हैं। तो अब मेंबर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो वोट दें तो इंस्टीट्यूट के इंटरेस्ट को जरूर मद्देनजर रखें, बजाय कि किसी शख्सियत को मद्देनजर रखें। और बल्कि जब वोट दें तो किसी कैंडिडेट को वोट देने से पहले, क्योंकि वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जो एक्सपर्टीज हैं, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? उन्हें परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन करनी चाहिए, उनके उनके KPI सेट करने चाहिए कि इस बंदे ने एक है कैंडिडेट के, बिल्कुल कैंडिडेट परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करे, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करे कि अगर वो काउंसिल के अंदर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन क्या रही, और अगर वो काउंसिल के अंदर नहीं रहा तो उसकी प्रोफेशन के अंदर परफॉर्मेंस कैसी थी। इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए वोट कास्ट करना चाहिए। इट विल पे यू बैक। और अगर आप इंस्टीट्यूट को दोस्ती के ऊपर और दूसरे चीजों के ऊपर मद्देनजर रखते हुए वोट डालेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट चेंज होने जा रहा है। फिर अल्लाह ही इसका हामी और नासर होगा। लेकिन ये जो अभी एक MRA किया है ACCA के साथ, इसमें मैं आपको शारिक साहब थोड़ा सा बता दूं कि ये हमारे दौर में भी आया था और ACCA ने हमें ऑफर किया था। आपको याद होगा इसके ऊपर हमारी काउंसिल के अंदर एक रेजिस्टेंस आई, हमारे अपने मेंबर्स ने की ना, तो हमने वो उस वक्त ये MRA साइन नहीं किया। हमने हमारा जो एग्जामिनेशन सेंटर था वो मैं शिफ्ट करना चाह रहा था शहर में, और जब हमने इन हाउस मार्किंग स्टार्ट की थी टू मेक दी एग्जामिनेशन सिस्टम वेरी वेरी मच ट्रांसपेरेंट, तो उसके ऊपर हमारे दोस्तों ने, हमारे कुछ दोस्त थे जिनका इख्तलाफ था और हमने वो उसको शिफ्ट नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है कि ये रेजिस्टेंस होती है, ये टीम होती है, ये टीम नहीं होती कि एक आदमी ने जो कह दिया बस वही कुछ होगा और उसको आगे से कोई रेजिस्टेंस ना आए। तो ये बहरहाल इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे इंस्टीट्यूट ने अच्छी लीडरशिप आगे मेंबर ने सेलेक्ट की, तो ये 4 MRA नहीं, इंशाअल्लाह ताला ICMA जो है वो, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो मेंबर्स आते हैं ये बड़े चैंपियंस होते हैं। ये जिस बैकग्राउंड से आते हैं ये मैं समझता हूँ फाइटर होते हैं, और आपको भी पता है कि जिस क्लास से ये लोग आते हैं तो इन्हें जरूरत होती है आगे जाने की, तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। लेकिन फिर ये उसी से कंडीशन करता हूं कि हमारे लोग इस तरह किस तरह से वोट करते हैं। एक
आपकी बात जो है वो आपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जो बात की, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सर लाइटर नोट पे लीजिएगा कि हमने एक नतीजा देख लिया है, 7 साल में जो CMA टावर था वो पार्किंग प्लाजा बन गया। शारिक साहब, ये वही बदकिस्मती है। फिर मैं इस पे सिर्फ जो हमारा टॉपिक था आज वही है कि गवर्नेंस अगर बेहतर होगी प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो ना सिर्फ उनके अपने हालात बेहतर होंगे बल्कि इकोनॉमी भी बेहतर होगी, और कंज्यूमर जो सारिफ है बेचारा जो पिस रहा है उसके भी हालात बेहतर होंगे। ठीक है, चलो बस एक कंक्लूडिंग लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी अर्ली 90s का मेंबर हूं और हमने एक ऐसा टफेस्ट रिजल्ट भी देखा है जब 11 लोग क्वालिफाई हुए थे। अब एग्जाम भी जल्दी जल्दी होने लगे, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो मैं ख्याल है हर 2 महीने के बाद एक अटेम्प्ट आ रही है, कुछ चीजें भी आ गई हैं। लास्ट एक सेमिनार में भी आपसे कुछ बात हुई थी, मेंबर्स की तादाद में इजाफा हो गया है, आप खुश हैं इससे? इसका जवाब ना वो अब्बास सिंधु है हमारे मेंबर, वो कहते हैं आपकी स्माइल बड़ी जबरदस्त है, तो मैं इसका जवाब मेरी स्माइल ही है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली स्माइल और हेड्स ऑफ टू अब्बास सिंधु। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम, के लिए आपने टाइम निकाला, बड़ा फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ। और गौरी साहब ने जो बात की है, मैं स्पेशली कैंडिडेट्स सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइए इधर आइए, बात कीजिए, बेफिक्र रहिए, अनबाइस्ड होगा सब कुछ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए और उस पर खुल के बात करेंगे। और जिया साहब पहले भी मेरे साथ एक प्रोग्राम में आ चुके हैं और उन्होंने बात भी की है, तो एज ए कैंडिडेट भी आइए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, लोग सुनेंगे, डोंट अफ्रेड फ्रॉम यूट्यूब। अब जब पाकिस्तान की सियासत जो है वो इसके ऊपर डिस्कस हो सकती है यूट्यूब के ऊपर, तो व्हाई नॉट आइसीएमपी। थैंक यू वेरी मच गौरी साहब, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी वक्त किसी मौजू पे हाजिर होंगे। साइमिन चैनल देखिएगा और इस पर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह। थैंक यू वेरी मच।